हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो इस चैप्टर में हम व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत स्पीड में है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इसको 2-3 बार देख सकते हैं। और आगे की वीडियोस में मैं चैप्टर 1 to 10 जो हमारा पूरा हिस्ट्री 6 क्लास का 1 to 10 चैप्टर्स हैं, इसकी हिंदी समरी में बनाऊंगी, तो उससे आपको और ज़्यादा चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। जगनी एट द मार्केट। जगनी जो है यहाँ पे एक गर्ल है, उसकी स्टोरी बताई गई है कि वो मार्केट में घूम रही थी। Jagni looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral designs, and clockwork toys, all of which came from the city. तो जगनी अपने गांव के मेले की मतलब आस लगाए बैठी थी कि गांव में कब मेला लगे। वो स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां और प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। वो उन्हें देखना चाहती थी और वो आस लगाए बैठी थी कि कब जो है गांव में मेला लगेगा। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों में आते थे और रात में अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी हैं, वो इधर से उधर अपने सामान को लेके जाते हैं और वहाँ पर सेल आउट करते हैं। तो वो एक तरीके के व्यापारी थे। वे चीज़ों को एक जगह से दूसरी एक जगह से खरीदते थे और जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। यू रीड अबाउट द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर नंबर 8. दिस फाइन पोएट्री, especially bows and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinents. तो चैप्टर नंबर 8 में जो हमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा था हमने, ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी जो कटोरियां हैं और थालियां जो हैं वो इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों में मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां के व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। और दक्षिण भारत जो है वो सोने, मसाले और ख़ास तौर से काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग है कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते हैं। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे लोग जो हैं वो रोमन सोने के वहाँ पर सिक्के मिले हैं और इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। यहाँ पर एक पोयम है जो कि व्यापार से जुड़ी है। व्यापार के प्रमाण हमें संगीत मतलब कविताओं के द्वारा भी मिलते हैं। यहाँ पर एक कविता दी हुई है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोने, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयत। तो यहाँ पर ये पोयम गिवन है। नेक्स्ट है ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, और इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। Where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the sea more quickly. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinents from Asia, Africa or Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon, and studied ship had to be built for these long journeys. और नाविक जो थे वो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे और वे अफ्रीका
या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे वो लोग, और इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, तो जो समुद्र तट के राज्य थे, उनसे लगे हुए राज्य, उसके बारे में है यहाँ पर। द साउथर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय द लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। अमंग्स द river valleys that the Kaveri is the most fertile. Chiefs and kings who control the river valleys and the coast become rich and powerful. Sangam poem mention the Movendar. This is the Tamil word meaning the chiefs used for the heads of three ruling families, the Cholas, Cheras and Pandyas. तो यहाँ पर दिया है, ये जो उपमहाद्वीप है इनके दक्षिण भाग में बड़े तटीय प्रदेश हैं और इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान जो है वो सबसे ऊपर है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है और यहाँ यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था और ये थे चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। और इन तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरे अंदरूनी हिस्से में था। और इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो ये जो 3 मुखिया लोगों में से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, वो लोग कर की बजाय उपहार लेते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर ही निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे और इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे और बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच में बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े और हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे। Around 200 years later, a dynasty known as the Satavahan became powerful in western India. The most important ruler of the Satavahan was Gomati Putra Shri Satakarni. We know about him from the inscription composed on behalf of his mother Gautami Balashri. He and other Satavahan rulers were known as lords of the Dakshinapat, literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast. तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था और सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा वो था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। उसके बारे में हम उनकी माँ और गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए अभिलेखों से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे और दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर से जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, तो यहाँ पर है रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग की कहानी में क्या दिया है, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़ा अधिकतर समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े
से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उनसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बन तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था और इसी तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कभी कभी क्या हुआ, समटाइम्स चाइनीज रूलर्स सेंट गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू द रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़ा भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम कपड़े पहनने का फैशन बन गया था और इनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। यस, पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। यहाँ पर दिया है मैप 6 में पेज नंबर 76-77 में, ये हमारा 94 चल रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है सिल्क रूट और उसकी ब्रांचेस के बारे में। तो करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था और इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक पहुंची थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया गया। उस उपमहाद्वीप से सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर पिक्चर दी है सांची के स्तूप की एक मूर्ति चित्र यहाँ पर ये गिवन है और यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली जो आसन है, आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई की है कि यह मूर्ति बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर हुई थी इस वृक्ष के पेड़ के नीचे। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का प्रसार। द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वॉज कनिष्का, हु रूल्ड अबाउट 1900 years ago. He organized a Buddhist council where scholars meet and discuss important matters. Ashwagosha, a poet who composed a biography of the Buddha Charitra, lived in his court. Ashwagosha and other Buddhist scholars now begin written in Sanskrit. तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया और उसने एक बौद्ध परिषद का संगठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण कवियों पर विचार विमर्श करते थे और बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध जो थे वो विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज, वो क्या कहलाई, महायान धारा। तो इस समय बुद्ध धर्म की एक नई धारा महायान धारा का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले जो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति वो पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं और इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाती हैं। द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ इन बुद्धिज्म। तो दूसरा परिवर्तन था बुद्धिसत्व में आस्था को लेकर।
बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेशों में ही रहना उनको ठीक लगता था। वो वहीं पर रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बौद्धिज्म की पूजा कभी लोकप्रिय हो गई और काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी ये फैल गई थी। बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। काफ़ी सारी गुफाएं बनाई गई थी। Some of these caves were made on the orders of king and queens, other by merchants and farmers. These were often located near passes through the Western Ghats, roads connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes. तो यहाँ पर बताया गया है कि इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, तो कुछ व्यापारियों और कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्षिण के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। बौद्ध यहाँ पर दी गई है, ये बुद्ध भगवान की, यस, मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का यहाँ पर चित्र दिया गया है। दाईं तरफ तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र है और इन चित्रों को देखकर हमें इनकी समानताएं बतानी है, जो कि हम आंसर्स में आपको बताएंगे। आगे देख लेते हैं क्या है। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ eastward to Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of the Southeast Asia including Indonesia. The older form of Buddhism known as क्या दिया हुआ है, Theravada Buddhism was more popular in these areas. बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया था। और थेरवाद, थेरवाद जो है, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। आगे है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, जो उनकी जिज्ञासा थी, उन जानने की इच्छा थी। व्यापारी काफिलों में यह तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे और वे बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल जाते थे। काफ़ी सारे तीर्थयात्री उनके साथ यात्रा पर निकल जाते थे। पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री थे वो कौन थे? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष थे जो कि प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करने के लिए निकल जाते थे। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिज्म पिलग्रिम्स। तो यहाँ पर दिया है कि इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बुद्ध जो तीर्थयात्री थे वो फाशियान काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वह करीब 1600 साल पहले आए और श्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत आए और उनके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आए और वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। इसमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है और इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में उन्होंने काफ़ी सारा लिखा है जिन्हें वे अपने साथ दे कैरिड बैक विद दैम, अपने साथ ले गए थे। आगे है कि फाशियान चीन भारत कैसे लौटे थे। हाउ फाशियान रिटर्न टू चाइना। फाशियान began his journey back home from बंगाल। फाशियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा जो है वो
बंगाल से शुरू की थी। वहाँ व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़े और मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियान ने भी अपने सामान को फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी, मतलब एकत्र की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है, यहाँ पर दिया गया है। समुद्र असीम है, सूर्य, चांद्र या तारों की गतियों को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उन्हें 90 दिन से भी ज़्यादा लग गए थे और वहां वह 5 महीनों के लिए रुके। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचे। वो लोग श्वेनसांग भूमि के रास्ते से चीन वापस लौटे थे। उन्होंने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लादकर ले गए, पर इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उनकी नाव पलट गई थी। अपने जीवन का काफ़ी हिस्सा उन्होंने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा, जो कि शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र बना था, यूनिक सेंटर, तो यहाँ पर दिया गया है कि श्वेनसांग जो थे वो अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या कला जो केंद्र था, विद्या केंद्र नालंदा, जो कि बिहार में था, उसका अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के जो शिक्षक हैं योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्धि के उपदेश का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम जो हैं वो काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं और नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन परिश्रम पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल के सही उत्तर उनके प्रश्नों का सही उत्तर दे देते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते तो तब क्या होता है, तो फिर उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है द बिगनिंग ऑफ भक्ति की शुरुआत। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये है वराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की मूर्ति है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप जो धारण किया था, यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो ये मूर्ति आपको यहाँ पर ये दिखाई गई है ये मूर्ति। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर अब भक्ति की शुरुआत। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइट्स विच बिकम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुज्म गेन इन इम्पोर्टेंस। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हो गया था और बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को भी भक्ति कहा जाता था और भक्ति का पद सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के प्रसिद्ध ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं,
केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैल गया। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर उन्होंने अपने आराध्य देव या देवी की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में हो सकते थे या फिर सिंह, पेड़ तथा अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिली तो कलाकार जो थे, आर्टिस्ट, देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगे थे। भक्ति क्या है, अब यहाँ पर बताया। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक यह भी अर्थ है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्ति के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है। आगे यहाँ पर एक भक्त द्वारा लिखी गई एक पोयम है जिसको मैं बता देती हूँ। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं अपनी आराधना करूँगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के मध्य से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। Hindu, the word Hindu, like the term Hindu, is derived from the river Indus. It was used by Arabs and Iranians to refer to people who lived to the east of the river and to their cultural practices, including religious beliefs. हिंदू जो शब्द है वो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंदस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द जो है उसके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। So here is the end of this chapter. Next chapter we will discuss in my next video. So keep watching and stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.